हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने एक फर्स्ट वीडियो बनाया था, उस पे सभी महत्वपूर्ण टिप्पणियां ली थी जो आपको 5 नंबर से 10 नंबर के बीच में आपको मिलने वाले हैं। तो आपको कुछ टिप्पणियां हमने पहले वाले वीडियो में आप जब देखेंगे जाके तो आपको उसमें मिलेंगी, कुछ शेष टिप्पणियां उसमें रह गई थी, तो उनको भी आज हम देख लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं तो देखिए, पहले है रेड डाटा बुक, दूसरा है प्रतिरक्षा तंत्र, तीसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चौथी है इंटरफेरॉन और सह प्रभाविता। तो ये टिप्पणियां ऐसी होती हैं जो कंटिन्यू आपके पेपर में हर बार हर साल आती रहती हैं। तो इनको हम देख लेंगे संक्षिप्त रूप में, क्योंकि इन पे 60 नोट ज्यादातर आते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रेड डाटा बुक से। तो रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक। अब अगर इसको हम देखें तो क्या होगा? रेड मीन्स क्या होता है? लाल, लाल। और डाटा मीन्स क्या होता है? आंकड़ा। और बुक पुस्तक। तो यानी इसका एक दूसरा नाम भी आता है, कौन सा? लाल आंकड़ा पुस्तक या लाल आंकड़ा किताब। तो आपको कोई डाउट नहीं होना है, क्योंकि लाल आंकड़ा पुस्तक अगर आता है तभी आपका रेड डाटा बुक ही रहता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन होने के लिए आपके पेपर में आते रहते हैं नाम बदल बदल के। तो ये आपका हो जाएगा लाल आंकड़ा पुस्तक। तो क्या होता है लाल आंकड़ा पुस्तक? तो एक संस्था थी, कौन सी थी? WCU। आपको बताते चलेंगे कि क्या है WCU। तो WCU क्या होता है? एक वर्ल्ड, क्या होता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये एक संगठन होता है और इस संगठन के द्वारा क्या हुआ? रेड डाटा बुक का क्लासिफाई किया गया था। अब क्या होता है रेड डाटा बुक, आपको बताते हैं। तो छोटा सा ही वीडियो है, आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखेंगे। ओनली 5 मिनट में आपको ये सभी टिप्पणियां हम आपको ऐसे सॉल्व कराएंगे जैसे आपको कोई रटने की जरूरत नहीं होगी। आप देखते ही आप मेरा वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में समझ के ही आप पेपर में इसको हल कर सकेंगे। तो क्या है WCU? WCU का बोले तो क्या होता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संरक्षण संघ। तो क्या हुआ कि हमारे देश में जो जैव विविधता है, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जैव विविधता क्या होता है? एक जीवों का समूह होता है। तो वही क्या होता है कि WCU ने बताया और उसने अध्ययन किया कि जैव विविधता जो है वो देश के विभिन्न भागों में अलग अलग संकटग्रस्ती होती जा रही है। तो संकटग्रस्त का मतलब यानी विलुप्त होने की कगार पे है। कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो हमारे अब जीवन काल में या इससे पहले जो थी लेकिन अब नहीं है, या अब संकटग्रस्त में हैं, या वो गायब होने की कगार पे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? संकटग्रस्त जातियां। तो उन्हीं संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण करने के लिए, उन्हीं का अध्ययन करने के लिए WCU ने क्या किया? WCU ने अध्ययन किया किसका? संकटग्रस्त जातियों का अध्ययन किया, यानी स्टडी की। और स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया? एक रेड डाटा बुक को बनाया। और उस रेड डाटा बुक यानी बोले तो एक सूची बनाई और उन सूची में सभी संकटग्रस्त जातियों को रखा। तो कौन कौन सी संकटग्रस्त जातियां हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहली है काला हिरण। कौन सी है? काला हिरण। और दूसरा है तेंदुआ। क्या है? तेंदुआ। और क्या है? चिंकारा। क्या है? चिंकारा। इसके बाद और काला हिरण हो गया आपका, काला हिरण हो गया, तेंदुआ हो गया और चिंकारा हो गया। तो ये जातियां कैसी होती हैं? संकटग्रस्त यानी जातियां हैं, यानी विलुप्त होने की कगार पे हैं ये जातियां। तो ये आपकी हो जाएंगी संकटग्रस्त जातियां। तो लाल आंकड़ा पुस्तक में क्या होता है? इन सभी संकटग्रस्त जातियों का एक समावेश किया जाता है, एक पुस्तक में इनका सब समावेश होता है, इसलिए उसका क्या नाम रख दिया? लाल आंकड़ा पुस्तक, जिसको हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। अब आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये संस्था चली कब थी? सन 1963। कब चली थी? 1963।
1953 में WCU ने यह संस्था चलाई थी और सबसे पहले स्विट्जरलैंड में, कहाँ चली थी? स्विट्जरलैंड में स्थापित हुआ था इसका मुख्यालय। तो ये आपका हो गया रेड डाटा बुक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पेपर में बहुत ही उपयोगी आने वाला है। तो दोस्तों अब ये आपका क्लियर हो गया रेड डाटा बुक। अब हम चलेंगे किस पे? प्रतिरक्षा तंत्र पे। तो प्रतिरक्षा तंत्र पे चलेंगे। तो प्रतिरक्षा तंत्र, आप चलेंगे प्रतिरक्षा तंत्र पे। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम। क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम। अब इम्यूनिटी सिस्टम बोले तो प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? एक प्रतिरोध होता है। अब कैसा प्रतिरोध होता है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध ऐसा, अब हम समझ लेते हैं प्रतिरक्षा तंत्र को। तो प्रतिरक्षा तंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है, कहाँ होता है? हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो विभिन्न रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को देता है। अगर इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है? हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? वो बॉडी रोगग्रस्त हो जाती है। तो जो रोगग्रस्त ना हो इसके लिए एक हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम होता है। उस इम्यूनिटी सिस्टम के थ्रू जितने भी रोगाणु आएंगे, अब भाई रोगाणु क्या होता है कि हम खाना खाते हैं या बहुत सी चीजें ऐसी खुली हुई चीजें खाते हैं, उनमें वायरस होते हैं, वो हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं। बॉडी में जाने के बाद क्या हुआ? वो हमारी कोशिकाओं को हानि पहुंचाने लगते हैं और रोग उत्पन्न कर देते हैं। इससे क्या होता है? जब इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है तो जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं वो क्या करते हैं? उनका प्रतिरोध करता है, यानी उनको रोकता है। तो रोकने को यानी उनका प्रतिरोध करना किसको? जो भी आपके बैक्टीरिया है, जीवाणु हैं, उनके विष को रोकने के लिए जो तंत्र होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको क्या कहेंगे? इम्यूनिटी सिस्टम कहेंगे या प्रतिरक्षा तंत्र कहेंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपका प्रतिरक्षा तंत्र यानी क्या होता है। हम आपको लिख देते हैं कि देखिए, रोगों से क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता। अब क्षमता है रोगों से लड़ने की क्षमता, या कह सकते हैं रोगों को प्रतिरोध देना, यानी प्रतिरोध उत्पन्न करना रोगों के लिए, तो वो कहलाता है प्रतिरक्षा तंत्र। क्लियर है? ये आपका हो गया वो डीएनए। तो बेटा नेक्स्ट टिप्पणी आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक दूसरा नाम क्या होता है? डीएनए अंगुली छाप। तो डीएनए अंगुली छाप के नाम से भी हम जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। तो बेटा सबसे पहले डीएनए को किसने खोजा था? किसने डिस्कवरी की थी? एलेक्स जेफरी ने की थी, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो सबसे पहले इंग्लैंड में इसको डिस्कवर किया गया था, किसको? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। और इससे क्या होता है? विभिन्न प्रकार के डीएनए को पहचाना जाता है। और ये मानेंगे कि डीएनए क्या होता है। तो जो डीएनए है, जो डीएनए है, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो क्या होता है? एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू चलता रहता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। अब क्या होता है? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ जो है, इससे में जो डीएनए होते हैं उनकी पहचान की जाती है। और ये भी हम जानते हैं कि डीएनए हर व्यक्ति में सब में अलग अलग होता है। और फिर क्या हुआ? इनका मैच कराया जाता है। सिर्फ एक को छोड़ के डीएनए जो होता है, एक में तो सेम होता है, बाकी सब में अलग होता है। अब सेम किस में होता है? जो समरूपी जुड़वे होते हैं। कौन? समरूपी जुड़वा जो होते हैं, उनको हटा के जितने भी जीव हैं उनमें सब में डीएनए अलग अलग होते हैं। तो उन डीएनए की पहचान की जाती है, जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। दूसरी बात, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसमें होता है वो भी देख लेते हैं शॉर्ट में। तो पहला उपयोग क्या होता है? खूनी को पहचानने में। खूनी को पहचानने में। अब खूनी को पहचानने में ऐसे ही एक दूसरा भी होता है जो पैतृक, क्या होता है?
पैतृक झगड़ों को सुलझाने के लिए, किसके लिए? सुलझाने के लिए। अब भाई जो पैतृक झगड़े होते हैं उनमें भी क्या किया जाता है, जब झगड़े होते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे उनके डीएनए को मैच किया जाता है, मैच करता है, तब वो पैतृक झगड़ों को सुलझा लिया जाता है। ऐसे ही खूनी को पहचानने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट को मैच किया जाता है, मैच हो जाता है तो खूनी की पहचान हो जाती है। अब एक प्रॉब्लम आपको आ रही होगी कि कैसे ये होता होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ से मिलता है डीएनए? तो बेटा ऐसा है, डीएनए जो मिलता है वो क्या किससे मिलता है, हम आपको वो भी बता रहे हैं। बाल है उनसे भी डीएनए मिल जाता है। दूसरी चीज त्वचा है, क्या है? त्वचा है। खून जिसको क्या कहते हैं? ब्लड से भी मिल जाता है। और किससे? लार से मिल जाता है। और शुक्राणु, इन सबसे डीएनए को उठा के और उनको मैच कराया जाता है, तब जाके ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाती। तो आपको क्लियर हो गया होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें डीएनए खंडों की पहचान की जाती है। किससे लिया जाते हैं? बाल से मिल जाता है, त्वचा से मिलता है, खून यानी ब्लड से, लार से और शुक्राणु से, इनसे इनकी पहचान कर ली जाती है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे इंटरफेरॉन। क्या है इंटरफेरॉन, इसको भी देखते हैं। इंटरफेरॉन पे देखते हैं, एक शॉर्ट नोट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंटरफेरॉन भी। तो क्या है? इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन ये भी आपको बता देंगे। तो इंटरफेरॉन सबसे पहले देखेंगे कि ये सबसे पहले किसने इसकी डिस्कवरी की थी, किसने इसको खोजा था और कब खोजा था। तो एक दो वैज्ञानिक थे, कौन कौन से थे? एक थे आइजैक्स, कौन थे? आइजैक्स। एंड कौन थे? लिंडमैन थे, लिंडनमैन थे, जिन्होंने 1957 में इसको डिस्कवर किया था। कब किया था? 1957 में इसकी डिस्कवरी की थी। किसने की थी? आइजैक और लिंडनमैन ने 1957 में इंटरफेरॉन की डिस्कवरी की थी। अब क्या होता है इंटरफेरॉन, आपको बहुत शॉर्ट से बताएंगे क्या होता है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन एक ऐसी प्रोटीन होती है, कौन सी? ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो विभिन्न प्रकार के संक्रमण को रोकती है। अब बेटा ये बनती कैसे है? तो ऐसा होता है, कुछ ऐसे कशेरुकी जंतु होते हैं। कौन से होते हैं? कशेरुकी जंतु। तो जो कशेरुकी जंतु होते हैं, उन कशेरुकी जंतु में क्या होता है? वायरस से उनकी कोशिकाएं संक्रमित हो जाती हैं। ठीक है भाई, अगर कशेरुकी जंतु हैं, उनकी कोशिकाएं उससे किससे? वायरसों से संक्रमित हो गई। वायरस से संक्रमित होने के बाद उनकी कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। तो वो विशेष प्रकार की प्रोटीन कौन सी होती है? जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और उस ग्लाइकोप्रोटीन में क्या हो जाता है? और भी विभिन्न रोग जो होते हैं उनको संक्रमित होने से बचाता है। कौन? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरफेरॉन एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से रोकता है, या विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को आने से रोकता है। तो ये आपका हो गया इंटरफेरॉन। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। अब देखते हैं कौन सी सह प्रभाविता। अगला सह प्रभाविता। अब ऐसा है सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता क्या है? अब आपकी लास्ट टिप्पणी बची है। अब सह प्रभाविता को हम कोडोमिनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। को मीन्स यानी सह, डोमिनेंस मीन्स प्रभाविता। अब बेटा प्रभाविता तो जानते होंगे, यानी प्रभावी, जो कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होता है तो उसे हम प्रभाविता कहते हैं। इसमें क्या होता है? सह प्रभाविता। अब सह का मतलब क्या होता है? साथ साथ। अब साथ साथ प्रभावी हो। अब जैसे देखते हैं कि जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई एक प्रभावी या अप्रभावी न होकर, यानी एक अप्रभावी और प्रभावी न होकर क्या करेंगे? मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं।
यानी दोनों आपस में, दोनों मिलके, दोनों का प्रभाव होता है। किसका? प्रभावी का या अप्रभावी का। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? सहप्रभाविता। एक बार फिर से रिपीट करें कि जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई एक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर, यानी एक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, तो इसको हम सहप्रभाविता कहते हैं। अब बेटा क्या है, एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं। जैसे एक रुधिर वर्ग होता है और एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि लाल पुष्प, यानी लाल पुष्प लिए और क्या लिया? सफेद पुष्प। सफेद पुष्प लिए। अब लाल पुष्प को हमने कैपिटल आर से कर दिया, इसको स्मॉल आर से कर दिया। अब इसमें जब हम कराएंगे, इसमें जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, तो देखिए क्या होगा, एक कैपिटल आर इससे मिलेगा और फिर इससे, इसके बाद इसके मैच करेगा, इसके बाद इससे। तो क्या कंडीशंस बनेगी? एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर रहेगा, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर ये कंडीशन यानी सेम बनेगी। जब हमने एक सफेद पुष्प को लिया और एक लाल पुष्प को लिया, दोनों क्या हुआ? ये कारक हुए। क्या हुए? कारक, यानी युग्म विकल्पी हुए। एक ये, उसके अपोजिट वाला ये। तो लाल पुष्प और सफेद पुष्प में जब संकलन कराएंगे तो ये जो सभी पुष्प बनेंगे वो कैसे बनेंगे? गुलाबी। कैसे बनेंगे? गुलाबी। यानी ना तो ये प्रभावी रहा इस पे और ना ये प्रभावी रहा, दोनों का साथ हुआ और दोनों के साथ से एक नया गुलाबी पुष्प बन गया। एक गुलाबी पुष्प बन गया, तो इसको क्या कहते हैं? गुलाबी पुष्प। यानी ये हो गया आपका सहप्रभाविता। तो आपके इस वीडियो में इतना ही था, कुछ टिप्पणी शेष रह गई थी, अब ये हमने आपको बता दिया है। अब अगले दिन आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे, महत्वपूर्ण कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय से। जो भी आपके लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हैं, उनको लेके आएंगे एक अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएंगे, जिससे हमारी नई वीडियो जो और भी आएंगी वो आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। तो आज क्लास में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।